नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, भाजपा के पिटारे में न जाने कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर अभी और निकलना बाकी है, क्योंकि इतने सारे खेल हैं या कांड कह दे चाहे, इतनी सारी चीजें सामने आती है कि रोज कुछ नया देखने को मिलता है और रोज जो है विपक्ष को एक नया मुद्दा और एक नया ऐसी चीज मिलती है जिसके ऊपर हाहाकार किया जाए, सवाल उठाया जाए और पूरा देश हैरान रह के देखता है कि आखिर भाजपा अब क्या करने वाली है। ये दोस्तों पॉजिटिव सेंस में नहीं कह रही हूं, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो वाकई में परेशान करती है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते वाकई में ये चीजें काफी ज्यादा परेशान करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाजपा ने अब क्या कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि कल आधी रात को यानी 11:30 बजे के लगभग आनन फानन में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई। मुझे यकीन है आधे से ज्यादा लोगों को यह बिल्कुल पता नहीं होगा। और अब मैं आपको बता देती हूं कि नए जो चुनाव आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार बने हैं। राजीव कुमार रिटायर होने वाले थे, ये तो हमने आपको अपने पुराने कई वीडियोस में बताया था और ये भी बताया था कि जाते जाते दिल्ली भाजपा को तोहफे में देकर जाएंगे। इस तरह की बातें राजीव कुमार जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे उनके लिए कई बार कही जाती रही और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया। क्योंकि चुनाव आयुक्त से इस बात को क्यों जोड़ा जा रहा है ये मुझे नहीं लगता। अगर आपने हमारे शुरू से वीडियोस देखे हैं तो आपको अब तक ये जरूर पता होगा कि राजीव कुमार जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे उनके लिए ऐसा क्यों कहा जाता था। क्योंकि वो ऐसे चुनाव आयुक्त रहे जो अपनी सड़ी हुई थकी हुई शायरियां मार करके और लगातार चुनाव आयोग के जो काम होते हैं उनसे आंखें मूंदे बैठे रहे। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा ले, चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना कर ले, चुनाव आयोग बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा रहता। लेकिन जैसे ही विपक्ष या इंडिया गठबंधन की कोई बात हाथ लग जाए और नहीं भी लग जाए तब भी उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित थी। इस तरह का कुछ कार्यकाल रहा है पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का। तो दोस्तों, अब बहरहाल नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है आनन फानन में और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी भाजपा को। आप जानते हैं कि पहले जो समिति हुआ करती थी, जो चुनती थी, जो नियुक्ति करती थी, उसके अंदर सीजेआई भी हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उस समिति के अंदर। लेकिन भाजपा ने एक नियम पलटा और सीजेआई को इस समिति से बाहर कर दिया। विपक्ष के नेता हालांकि उसके अंदर होते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानना तो बनता है कि आखिर ये नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं कौन। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर पूरी जानकारी आपको देती हूं कि आखिर ज्ञानेश कुमार कौन है। देखिए, ज्ञानेश कुमार मई 2022 से अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय में सचिव थे। ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्रालय में कुल 5 साल बिताए। पहले मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में और फिर सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के तौर पर। अतिरिक्त सचिव रहते हुए वे जम्मू कश्मीर डेस्क संभाल रहे थे। जब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक जब संसद में अनुच्छेद 370 खत्म करने वाला बिल पेश किया जाना था तो वो अक्सर अमित शाह के साथ संसद जाया करते थे। तो बड़ा सवाल दोस्तों अब यही उठ रहा है कि जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री के इतना ज्यादा करीबी है, क्या भारतीय जनता पार्टी को वही व्यक्ति मिला? और ऐसे इंसान से अब भारत की जनता निष्पक्ष चुनावों की उम्मीद कर ले? अगर अब भी आप निष्पक्ष चुनावों की उम्मीद कर रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, सोचना पड़ेगा आपको। रात दिन साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति अब चुनाव आयुक्त है और हम निष्पक्ष चुनावों की उम्मीद अब भी कर रहे हैं, जबकि बहुत सारा सवाल या बहुत सारी उंगलियां तो पूर्व चुनाव आयुक्त के समय से ही उठने लगी थी। मुझे यकीन है कि इससे पहले कौन थे आपको याद भी नहीं होगा दोस्तों। और कई सालों पहले
कौन कौन चुनाव आयुक्त रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि कभी उनके ऊपर इतने सवाल नहीं उठे, कभी इतनी उंगलियां नहीं उठी, कभी उनके नाम कभी सुर्खियों में नहीं रहे इस तरीके से। और खास करके चुनाव कराते समय पक्षपात के आरोप लगना अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा धब्बा है दोस्तों। और अब ये दूसरे जो नए चुनाव आयुक्त आए हैं उनके ऊपर नियुक्ति के साथ ही आप सोचिए उंगलियां उठने लगी है। राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल कहते हैं कि अगले चुनाव आयुक्त के चयन के लिए बनी समिति की बैठक में मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति नोट सौंपा था। उसमें मैंने लिखा कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग जो कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त हो, उसकी सबसे बुनियादी शर्त ही यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए इस समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। यह कदम देश के करोड़ों मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताओं को और बढ़ा देता है। विपक्ष के नेता यानी एलओपी के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों की रक्षा करूं और सरकार की जवाबदेही तय करूं। ऐसे में जब इस समिति की संरचना और चयन प्रक्रिया खुद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो और 48 घंटे के भीतर इस पर सुनवाई भी होनी हो, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आधी रात को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का फैसला न सिर्फ अनुचित है बल्कि असम्मानजनक भी है। गौर करने लायक बात इसमें यह थी दोस्तों कि जिस नियम के तहत सीजेआई को यहां से हटाया गया था उसको लेकर के एलओपी होने के नाते एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी याचिका दायर कर दी गई थी। उस पर फैसला आने में मात्र 48 घंटे बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक का भी इंतजार बीजेपी नहीं कर पाई और चुनाव आयुक्त नए उन्होंने नियुक्त कर दिए। आखिर आप सोचिए कि इतनी हड़बड़ाहट, इतनी छटपटाहट, इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है? क्या है ऐसा जो बीजेपी फटाफट से संभाल लेना चाहती है? क्या है ऐसा जो वो छुपाना चाहती है? क्या है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले वो निपटा देना चाहती है? कुछ तो है। और यही राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कि 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, ऐसे में ये हड़बड़ाहट किस बात की है? राहुल गांधी ने एक बार सदन में ये कहा था कि आखिर मैं बैठक में क्यों जा रहा हूं। मतलब आप सोचिए कि पहले तो सीजेआई होते थे। जब मोदी और गृह मंत्री अगर बैठे हैं और अगर हम चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के ऊपर बात कर रहे हैं तो कम से कम एलओपी होने के नाते और मेरे साथ सीजेआई होते थे, तो हम अगर वो कोई फैसला भी ले रहे और हमको नहीं समझ में आ रहा है या हम उसके पक्ष में नहीं है तो हम मना कर सकते हैं, ना कह सकते हैं। लेकिन अब मैं अकेला हूं, मैं क्यों जा रहा हूं? बात तो मेजॉरिटी तो उनकी है, तो मैं जाकर के क्या करूंगा? देखिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। For them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, leader of opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am in. आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी, संजय राउत, सुप्रिया सूले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कई सारे सवाल उठाते हैं जो हाल में जितने भी चुनाव हुए उनके पैटर्न पर, उसमें जो कुछ अजीब हुआ था, जो कुछ अलग हुआ था और किस तरीके से पूरा चुनाव जो है वो हाईजैक किया जा रहा था, उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। आपको याद है कि आखिर उनके सवाल क्या थे?
याद कीजिए दोस्तों, और अगर नहीं आता याद तो मैं आपको बताती हूं। सवाल नंबर 1, 5 साल में महाराष्ट्र में जितने वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे उतने 5 महीने में जोड़े गए, जो कि हिमाचल की आबादी के बराबर थे। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच ये वोटर आखिर कौन थे, कहां से आए? दूसरा सवाल, महाराष्ट्र के अडल्ट पॉपुलेशन की संख्या 9.54 करोड़। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। आप बताइए, जो वयस्कों की आबादी है वहां पर, उससे ज्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं? दोनों बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। और तीसरा सवाल उनका यह था कि कांति विधानसभा, यहां कांग्रेस को लोकसभा में 1,36,000 वोट मिले, विधानसभा में 1,34,000 वोट मिले, और लोकसभा चुनाव हम जीते। इस विधानसभा में 35,000 वोटर्स जुड़े और ये सारे के सारे वोटर्स भाजपा के खाते में जाते हैं। अचानक से 35,000 वोटर्स जुड़ जाते हैं और सारे के सारे एक मुश्त बीजेपी को वोट करते हैं। कैसे पॉसिबल है? इन्हीं 3 सवालों को लेकर के राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस पर क्या जवाब आया बताइए आप? चुनाव आयोग ने किस तरीके का इस पर जवाब या स्पष्टीकरण दिया था? कुछ नहीं। जितने सवाल उठते हैं, जितनी आपत्तियां विपक्ष की तरफ से आती हैं, वो सब कचरे के ढेर में। और फिर आप ये भी तो याद करिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हमेशा एक साथ हुआ करता था। उस वक्त भी हमने सवाल उठाए थे कि आखिर महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनावों को पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लाड़की बहन योजना के तहत औरतों को से पैसा, तब तक उनके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा, और जो महिलाओं का वोट है वो कहीं ना कहीं अपने फेवर में कर लिया जाएगा। समझ ही नहीं आता कि कोई फैसला आखिर क्यों हो रहा है। जब हो जाता है तब समझ आता है कि अच्छा, ये प्लान था, इस वजह से ऐसा हुआ। और बाद में विपक्ष सवाल उठाता रह जाता है। हर बार अलग पैंतरा, हर बार कुछ अलग, हर बार कोई नई चीज, और विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता रह गया। यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया। दोस्तों, दिल्ली चुनावों में वोटिंग होती है, यहां आंकड़ा जारी कर दिया जाता है, मगर 48 घंटे तक, यानी काउंटिंग से महज 12 घंटे पहले ये लोग जारी करते हैं विस्तृत आंकड़ा। हर चुनाव में धांधली, हर चुनाव में कुछ ऐसा जिस पर सवाल उठते ही उठते हैं। और ऐसे में आपको याद होगा अशोक लवासा, जो कि ऐसा पूर्व चुनाव आयुक्त हुआ करता था जो इस पर सवाल उठाता था, कार्रवाई करता था। जब एक अशोक लवासा कार्रवाई करता है तो उसके पूरे परिवार को इनकम टैक्स विभाग अपने लपेटे में ले लेता है, क्योंकि बीजेपी को तो अपना पपेट चाहिए। लेकिन अशोक लवासा वैसे नहीं थे, और इसी वजह से जब उन्होंने कार्रवाई की तो इनकम टैक्स विभाग ने पूरे परिवार को लपेटे में लिया, और एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवार के सदस्यों के फोन्स में पेगासस जो है वो उनके जरिए निगरानी तक की गई। मत भूलिए कि गुजरात में एक घटना हुई थी जहां एक व्यक्ति ने वहां पर जो ईवीएम था वहां से पूरी फेसबुक लाइव किया उसने वोट डालते हुए। एक और व्यक्ति था उत्तर प्रदेश का, उसने 5 जगहों पर वोट डाले, और ये सब उसने अपने कैमरे में कैद किए थे। और दिलचस्प बात पता है क्या है? कि सारी घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में ही हो रही थी। मत भूलिए भोपाल में अपने बच्चे को गोद में बिठाकर कैसे वोटिंग की थी एक शख्स ने। इसलिए दोस्तों, राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि आप 48 घंटे नहीं रुक पाए, जबकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 48 घंटे में उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और आपको अचानक तुरंत फुरत में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आखिर क्यों करनी पड़ गई? कांग्रेस की राय इस पर कुछ अलग है, तीखी है। क्या कहा कांग्रेस ने? सुनिए। आधी रात में जल्दबाजी में सरकार ने नए केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की घोषणा कर दी। यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ कहा है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए।
संशोधित कानून के तहत सीईसी चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, लेकिन सरकार को 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था। जल्दबाजी में बैठक बुलाकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करना साफ दिखाता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जांच से बचना चाहती है और कोई ठोस आदेश आने से पहले ही फैसला लेना चाहती है। सरकार का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया उन शंकाओं को और ज्यादा पुख्ता करता है जो लोग लगातार जता रहे हैं कि सत्ताधारी दल चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है और अपने फायदे के लिए नियम तोड़ मरोड़ रहा है। चाहे वो फर्जी वोटर लिस्ट हो, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला चुनावी स्केड्यूल हो या फिर ईवीएम हैकिंग की चिंताएं, सरकार और उसके नियुक्त किए गए सीईसी लगातार संदेह के घेरे में। विपक्ष के नेता ने दोस्तों क्या गलत कहा है? बिल्कुल सही कहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक रोका जाना चाहिए था ताकि संविधान के मुताबिक सही प्रक्रिया का पालन हो सके। अब आप बताइए, अगर आप भूले नहीं होंगे तो एक और मामला था जब चंडीगढ़ चुनाव हुए थे। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की बात कर रही हूं और वहां पर अनिल मसीह नाम के जो अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष के वोट खारिज कर दिए थे और भाजपा का मेयर बनवा दिया। आप सोचिए, खुला खेल है सब कुछ, तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो पूरा मामला पलटा और बाद में फिर आपका वहां पर मेयर बनाया गया। लेकिन कितना बड़ा खेल आप सोचिए, ये तो बहुत छोटे लेवल का एक मेयर का चुनाव था, तो फिर बड़े चुनावों में धांधली नहीं होती, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अभी तो बहुत सारे चुनाव आने हैं दोस्तों। जितने पिछले चुनाव आपने देखे हैं उन सब में कुछ ना कुछ पकड़ा गया। कहीं विनोद तावड़े आपको याद होंगे, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान पैसे बांटते, शराब बांटते, अलग अलग नेता देवेंद्र फडणवीस के करीबी कुछ बांट रहे हैं, कहीं पैसा करोड़ों में कैश मिल रहा है, कहीं शराब बांट रहे हैं। कैसे इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? और अब इस साल के अंत में अभी तो खेल बाकी है। बिहार चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं। क्या कुछ नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि अमित शाह का बेहद करीबी ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? पहले ही दिन से, नियुक्ति के समय से ही संदेह के घेरे में है चुनाव आयोग। निष्पक्ष नियुक्ति ही नहीं है तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद आप कैसे करेंगे? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए दोस्तों, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।